नमस्ते बच्चों, हमने पाठ 8 का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। अब हम देखते हैं उसका योग्यता विस्तार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक बातें होती है योग्यता विस्तार में। तो देखें ध्यान से, अनुपम मिश्र जो कि इस पाठ के जो लेखक है, कविता के लेखक हैं, उनके बारे में है ये। अनुपम मिश्र जल संरक्षण के पारंपरिक ज्ञान को समाज के सामने लाने का श्रेय जिन लोगों को है, श्री अनुपम मिश्र जन्म 1948, उनमें अग्रगण्य हैं। आज भी खड़े हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे, पानी पर उनकी बहुप्रशंसित पुस्तकें हैं। तो ये तो अनुपम मिश्र के बारे में है। अब देखते हैं भाषा विस्तार। भाषा विस्तार में देखेंगे सबसे पहले कारक। सामान्य रूप से दो प्रकार की विभक्तियां होती है। पहली है कारक विभक्ति, दूसरी उपपद विभक्ति। दो विभक्तियां होती है। अब देखो ये कौन कौन सी होती है, क्या अंतर होता है इनमें। कारक चिन्हों के आधार पर जहां पदों का प्रयोग होता है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। यानी कारक चिन्ह के आधार पर जो विभक्ति लगाई जाती है तो कारक विभक्ति होती है। किंतु किन्हीं विशेष पदों के कारण जहां कारक चिन्हों की उपेक्षा कर किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। यानी किसी विशेष शब्द के कारण ही कोई विशेष विभक्ति लगाई जाती है तो उस विभक्ति को कहते हैं उपपद विभक्ति। जैसे कि हमने अभ्यास में देखा था कि उभयतः, परितः, सर्वतः इन शब्दों के योग में हमने द्वितीय विभक्ति लगाई थी और सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति लगाई थी। तो वहाँ पर कारक चिन्हों को ध्यान न रख के इन शब्दों के आधार पर विभक्ति लगाई जाती है। तो ऐसी विभक्ति को कहते हैं उपपद विभक्ति। जैसे इसमें और उदाहरण देखते हैं। सर्वतः, अभितः, परितः, धिक आदि पदों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यानी वाक्य में यदि यह शब्द आ जाए तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगानी होती है। उदाहरण क है विद्यालयम परितः पुष्पाणि सन्ति, तो यहाँ परितः शब्द के योग में विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति है। ख है धिक देशद्रोहिणम, तो यहाँ पर धिक शब्द के योग में देशद्रोहिणम में द्वितीय विभक्ति है। सह, साकम, सार्धम, समम के योग में तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण क है जनकेन सह पुत्रः गतः, तो यहाँ सह शब्द के योग में जनक शब्द में तृतीय विभक्ति है जनकेन। उसी प्रकार ख है दुर्जनेन समम सख्यम, तो यहाँ समम शब्द के योग में दुर्जन शब्द में तृतीय विभक्ति है दुर्जनेन। फिर है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। यानी इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण क है देशभक्ताय नमः, तो यहाँ नमः शब्द के कारण देशभक्त शब्द में चतुर्थी विभक्ति आई है। ख है नमः एतादृशिभ्य शिल्पिभ्य, तो यहाँ नमः शब्द के कारण एतादृशिभ्य और शिल्पिभ्य दोनों में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। ग है जनेभ्य स्वस्ति, तो स्वस्ति शब्द के कारण जन शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। ये चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है जनेभ्य। उसके बाद देखते हैं अलम शब्द के दो अर्थ हैं, पर्याप्त एवं मत। मत यानी मना करना, वारण के अर्थ में, रोकने के अर्थ में, मना करने के अर्थ में। पर्याप्त के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे देशद्रोहिणे अलम देश रक्षका, तो यहाँ पर पर्याप्त अर्थ में चतुर्थी विभक्ति है देशद्रोहिणे। देशद्रोहिण शब्द है, इसमें चतुर्थी विभक्ति में देशद्रोहिणे भवत शब्द के अनुसार चतुर्थी विभक्ति आई है। फिर है मना करने के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अलम विवादेन, अलम विवादेन, विवाद शब्द में तृतीय विभक्ति है, झगड़ा मत करो। फिर है विना के योग में द्वितीय, तृतीय एवं पंचमी विभक्तियां होती है। जैसे परिश्रमम, परिश्रमेण, परिश्रमात्, विना न गति, यानी विना शब्द के योग में तीन विभक्तियां होती है, द्वितीय, तृतीय और पंचमी। कोई सी भी लगा दो तो वह शब्द, वह वाक्य सही होता है। जैसे यहाँ पर परिश्रम शब्द में द्वितीय भी है परिश्रमम, तृतीय है परिश्रमेण, पंचमी है परिश्रमात्, विना न गति, तो विना के योग में है ये। निम्नलिखित क्रियाओं में एक वचन बनाने का प्रयास करें, तो ये बहुवचन की क्रियाएं हैं, इनको एक वचन में बनाने का आपको प्रयास करेंगे। लट लकार की क्रियाएं हैं, पठ के अनुसार, पठ धातु के अनुसार हैं ये। आकलयंती, जैसे पठंती, अब एक वचन में आप बनाने की कोशिश करेंगे।
उसी प्रकार है संग्रहणंती, प्रस्तुवंती, इनको एकवचन में बनाना है। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। इसी प्रकार अन्य शब्द है पिपासा, जिज्ञासा, विवक्षा, बुभुक्षा। फिर है भाव विस्तार। भाव विस्तार में देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे चारों तरफ ज्ञान एवं कौशल के विविध रूप दिखाई देते हैं। इसमें कुछ ज्ञान और कौशल फलते फूलते हैं और कई निरंतर क्षीण होते हैं। इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं। पानी का व्यवस्थापन, संरक्षण और खेतीबाड़ी का पारंपरिक तौर तरीका, शिल्प तथा कारीगरी का ज्ञान दुर्लभ और विलुप्त होने के कगार पर है। वहीं अभियांत्रिकी एवं संचार से संबंधित ज्ञान नए उभार पर है। दरअसल किस तरह का ज्ञान और कौशल आगे विकसित और प्रगुणित होगा और किस तरह का ज्ञान एवं कौशल पिछड़ेगा, विलुप्त होने के लिए विवश होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि देश और समाज किस तरह के ज्ञान एवं कौशल के विकास में अपना भविष्य सुरक्षित एवं सुखमय मानता है। परियोजना कार्यम, इसको भी देख लें साथ में ही। आने वाली छुट्टियों में अपने आसपास के क्षेत्र के उन पारंपरिक ज्ञान एवं कौशलों का पता लगाएं जिनका स्थान समाज में अब निरंतर घट रहा है, उन्हें कोई उचित प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है या वे विलुप्त होने के कगार पर हैं। उनकी एक सूची भी तैयार करें और उनके लिए प्रयुक्त होने वाले संस्कृत शब्द लिखें। अपने मित्र द्वारा तैयार की गई अलग अलग सूचियों को सामने रखते हुए इन पारंपरिक कौशलों के विलुप्त होने के कारणों का पता लगाएं। तो ठीक है, आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।